हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, जो आगामी कुछ महीनों में हमारे समक्ष आने वाली है। आज हम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों। और यह हमारे पोषण और स्वास्थ्य संबंधित, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, हमारा पहला पोर्शन है, जिससे हमें पढ़ना है आज सामान्य तथा संक्रामक बीमारियों से संबंधित प्रश्न। और हमारी परीक्षा में सामान्य रोग और संक्रामक बीमारियों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, बिहार में चेचक का अंतिम मामला कब देखा गया? इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है 17 मई 1994 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 17 मई 1974 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों 18 मई 1960 में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिहार में चेचक का जो अंतिम मामला है यह कब देखा गया था? 17 मई 1974 में। अर्थात हमारे भारत में अंतिम बार 17 मई 1974 को बिहार में इसका प्रकोप देखा गया था। और दोस्तों, आपको यह बात याद रखनी है कि बांग्लादेश से यह हमारे भारत में प्रवेश की थी। कहाँ से आई थी यह बीमारी हमारे देश में? यह बांग्लादेश से भारत में आई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन फॉर असेसमेंट ने भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया था? तो ये क्या संस्था है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय कमीशन फॉर असेसमेंट। इसने क्या किया था? भारत को चेचक मुक्त घोषित किया था। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कब किया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा अप्रैल 1977 में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1976 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा मार्च 1970 में, और चौथा ऑप्शन है फरवरी 1971 में। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसे कब घोषित किया था? इसे घोषित किया था भारत को 1977 में। कब? 1977 में यह घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय कमीशन फॉर असेसमेंट के द्वारा भारत को चेचक मुक्त। आप यह बात याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? दोस्तों, WHO ने चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? इस प्रश्न में पूछा गया है। और इसके ऑप्शन है हमारे 8 मई 1980, दूसरा ऑप्शन है हमारा 15 अप्रैल 1980, तीसरा है 12 मार्च 1982, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 9 मई 1980 को घोषणा की गई थी। कब दोस्तों? 8 मई 1980 को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिकन पॉक्स के विषाणु का क्या नाम है? इसमें चिकन पॉक्स से जो होता है, किस विषाणु के द्वारा होता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारे वेरिबोला विषाणु, दूसरा है वेरिसेला जोस्टर विषाणु, तीसरा है टोगा विषाणु, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, चिकन पॉक्स के विषाणु का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु। क्या है दोस्तों? वेरिसेला जोस्टर विषाणु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी चेचक में ददोरे या दाने दिखाई देने की अनुमानित अवधि है। इसमें पूछा है दोस्तों अनुमानित अवधि, अर्थात जो छोटी चेचक होते हैं उसकी ददोरे जो स्किन पे दिखाई देते हैं, दाने, वह कब दिखाई देने लगते हैं? तो इसके प्रश्न के ऑप्शन है 10 से 12 दिन में, 15 से 20 दिन में, 1 से 6 दिन में, और 7 से 14 दिन में। तो दोस्तों, ददोरे दाने दिखाई देते हैं हमारे शरीर में 1 से 3 दिन के अंदर। कब? 1 से 3 दिन, अर्थात वो 6 दिन तक भी दिखाई दे सकते हैं। अर्थात हम इसका करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, हमारा सही उत्तर होगा 1 से 6 दिन। एक सप्ताह में हमें दाने या ददोरे दिखाई देने लगते हैं, किसके? छोटी चेचक के। अगला प्रश्न दोस्तों, छोटी चेचक का उद्भवन काल क्या है? उद्भवन काल का मतलब है दोस्तों कि यह बीमारी कब तक दिखाई देती है, मतलब कब खत्म होती है, कब तक चलती रहती है। तो इसके ऑप्शन है 7 से 10 दिन, 14 से 16 दिन, 1 से 6 दिन, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, छोटी चेचक को उद्भवन काल है, यह कब होता है? 14 से 16 दिन के बीच में। कब होता है? 14 से 16 दिन तक यह हमें दिखाई दे सकते हैं, हमारे शरीर में हो सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, खसरा के विषाणु का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा RNA परामिक्सो वायरस, दूसरा ऑप्शन है हमारा वेरिवोला वायरस, तीसरा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, खसरा जो है विषाणु, खसरे का विषाणु क्या है? RNA। किससे होता है ये? RNA पैरामिक्सो वायरस। किससे होता है दोस्तों? RNA पैरामिक्सो वायरस से यह खसरा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? लाल आँखें हो जाती हैं, तेज बुखार होता है, खांसी, जुकाम, और इसे जर्मन मिजल्स में रक्त की कमी होने पर एनीमिया भी हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? जर्मन मिजल्स में रक्त की कमी होने पर एनीमिया
जो है एनीमिया रोग वह भी हो जाता है। और यह खसरा जो होता है अधिकांशतः बच्चों में होता है। कब होता है दोस्तों? अधिकांशतः बच्चों में। और 9 माह में इसका टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? MMR। कौन सा दोस्तों? MMR का टीका खसरा के लिए लगाया जाता है। दोस्तों हमारी छोटी चेचक है, छोटी चेचक में क्या होता है, इसके उपचार में इम्यूनोग्लोबिन का टीका देना चाहिए। इम्यूनोग्लोबिन देना चाहिए और टीके को लगाना चाहिए छोटी चेचक में। और दोस्तों छोटी चेचक जो है, यदि वह गर्भवती महिला में हो जाए तो गर्भस्थ शिशु के नष्ट हो जाने और जन दोष होने का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, खसरे का उद्भवन काल है। क्या है दोस्तों? खसरे का उद्भवन काल है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन हमारे 2 से 3 दिन, 1 से 5 दिन, 5 से 7 दिन और 10 से 14 दिन। तो दोस्तों खसरे का जो उद्भवन काल होगा, आईपी पीरियड होगा, यह होगा 10 से 14 दिन। कब होगा दोस्तों? 10 से 14 दिन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खसरे का टीका है। पहला है लाइव टीका। खसरे के टीके हमें जानना है, खसरे का टीका किस टाइप का लगता है, किस तरह का लगता है, वह लाइव होता है या किल्ड होता है? तो दोस्तों इसका है लाइव, किल्ड, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खसरे का टीका लगता है, कैसा लगता है? लाइव वैक्सीन। कैसे लगती है? उसमें लाइव वैक्सीन होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार खसरे का टीका शिशु को कब लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 माह में, दूसरा 9 माह में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 11 माह में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टीकाकरण के कार्यक्रम के अनुसार खसरे का टीका शिशु को कब लगाया जाता है? 9 माह में। कब दोस्तों? 9 माह में। और खसरे के साथ में विटामिन ए का भी टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रूबेला जर्मन मिजल्स की उद्भवन अवधि क्या है? किसकी दोस्तों? रूबेला जर्मन मिजल्स की उद्भवन अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 2 से 3 सप्ताह, सामान्यतः 18 दिन हो सकते हैं। 1 सप्ताह, सामान्यतः 10 दिन। 4 से 5 सप्ताह, सामान्यतः 30 दिन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रूबेला जर्मन मिजल्स है, इसका जो आईपी पीरियड होगा वो होगा 2 से 3 सप्ताह। कब होगा दोस्तों? 2 से 3 सप्ताह, अधिकांशतः 18 दिन भी हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, रूबेला जर्मन मिजल्स की संक्रमण अवधि रोग लक्षण के पहले है। इसमें पूछा है रूबेला जर्मन मिजल्स जो बीमारी होती है उसकी संक्रमण अवधि कब तक दिखाई देने लगती है, लक्षण कब तक दिखाई देने लगते हैं? पहला है 5 दिन, दूसरा 3 दिन में, तीसरा ऑप्शन है 7 दिन में, चौथा है 15 दिन में। दोस्तों रूबेला जर्मन मिजल्स है, इसकी संक्रमण अवधि के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं 7 दिन के पूर्व। कब होते हैं दोस्तों? 7 दिन पूर्व दिखाई देने लगते हैं। अगला है हमारा, रूबेला या जर्मन जर्मन मिजल्स के लक्षण हैं। पहला है जुकाम, गला बैठना, मंद बुखार। दूसरा ऑप्शन हमारा कान के पीछे भाग में लसिका ग्रंथि में विकार में से दद्दुरे होने लगते हैं। तीसरा है दद्दुरे या चकत्ते। चौथा है ये सभी। दोस्तों ये सभी जो है जर्मन में जो रूबेला है उसके क्या है, ये लक्षण है सभी। रूबेला में जुकाम, गला बैठना, मंद बुखार हो सकता है, कान के पीछे भाग में दद्दुरे होने लगते हैं। ये सब इसके लक्षण है रूबेला या जर्मन मिजल्स के। अगला प्रश्न है हमारा, रूबेला जर्मन मिजल्स के विषाणु पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नसिका ग्रसनी में, दूसरा गले में, तीसरा रक्त CSF में, तो चौथा ऑप्शन है हमारा मूत्र में और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 7 दिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? 7 दिन में जो है इसके संक्रमण अवधि के रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूबेला या जर्मन मिजल्स के लक्षण हैं। पहला है जुकाम, गला बैठना, ये हमने कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रूबेला या जर्मन मिजल्स उत्पन्न होता है। पहला है टोंगा वायरस के आरएनए विषाणु से, दूसरा है मैक्सो वायरस परिवार के आरएनए वायरस से, तीसरा ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा रूबेला जर्मन जो मिजल्स है वह कब उत्पन्न हो, वह टोंगा वायरस, कब दोस्तों? टोंगा वायरस के आरएनए विषाणु से होता है। क्या? रूबेला या जर्मन मिजल्स उत्पन्न होता है किससे? टोंगा वायरस के आरएनए विषाणु से। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हमने 3-4 बीमारियों के बारे में पढ़े हैं। पहला चेचक, दूसरा हमारा छोटी माता, तीसरा खसरा और चौथा रूबेला। तो हम आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों चेचक हम इसे किस नाम से जानते हैं? बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स और शीतला माता के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो वायरस है, वायरस क्या है? वेरिओला जोस्टर वायरस। क्या है दोस्तों? वेरिओला जोस्टर वायरस। इसके लक्षण है त्वचा पर लाल दाने दिखाई देते हैं और उनमें द्रव भर जाता है। और इसका उन्मूलन कब हुआ था? भारत में 1977 में, 1977 में भारत में इसका उन्मूलन हुआ था। और इसे विश्व से
उन्मूलन जो किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यह 8 मई 1980 में किया गया था। कब दोस्तों? 8 मई 1980 को किया गया था। हम बात करेंगे अब किसकी? चेचक की। किसकी दोस्तों? चेचक की। जो चेचक का जो वायरस है, इस चेचक का वायरस क्या है दोस्तों? सॉरी, चिकन पॉक्स का छोटी माता का जो वायरस है, वेरिसेला जोस्टर है। क्या है दोस्तों? वेरिसेला जोस्टर, हर्पीस जोस्टर है। और यह किससे होता है? हवा द्वारा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। और इसमें स्मॉल पॉक्स का टीका ही लगाया जाता है। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना रहे। स्मॉल पॉक्स दिया है नाम, तो उसका क्या मतलब होता है? बड़ी माता। और छोटी माता दिया है, उसका मतलब होता है चिकन पॉक्स। क्या होता है दोस्तों? चिकन पॉक्स। अब है हम बात करेंगे खसरे की। तो खसरा किससे होता है? आरएनए वायरस जो है, आरएनए से होने वाले पैरामिक्सो वायरस से होता है। और इसमें तेज बुखार और खांसी होती है। और इसका 9 माह में टीका लगाया जाता है। हम बात करेंगे अब रूबेला की। किसकी दोस्तों? रूबेला, जिसे हम जर्मन मिजल्स के नाम से भी जानते हैं। इसका वायरस होगा रूबेला वायरस या टोंगा वायरस। क्या होगा दोस्तों? रूबेला वायरस या टोंगा वायरस के द्वारा होता है। और दोस्तों यह इसकी जो वाहक होता है, क्या होती है? ड्रॉपलेट्स, अतः हम जो बोलते हैं, हमारी जो बूंदें चले जाती हैं बोलने पर मुंह से, तो वह इसका वाहक होती हैं। और यह किस मार्ग से होता है? श्वसन मांत्र, जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। इसमें लक्षण क्या होंगे दोस्तों? चेहरे पर लाल दाने आ जाएंगे, बुखार, बलगम, खून की कमी होगी। और सबसे पहले चेहरे में इसमें दाने दिखाई देते हैं। इसमें रूबेला या जर्मन मीजल्स में। और यह 5 से 10 वर्ष की आयु को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और म्यूकोसा में क्या हो जाती है दोस्तों? सूजन। तो ये हमारे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसके बारे में हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।